गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बारे में। बुधवार को जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ मिलाया तो पूरी दुनिया की नज़र इस पर थी। 2019 के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली द्विपक्षीय मुलाकात थी। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब 2 दिन पहले ही दोनों देशों के बीच एक नए सीमा समझौते पर सहमति बनी, जिसने यह सुनिश्चित किया कि लद्दाख के गलवान में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पहले जैसी स्थिति हो जाएगी। 5 साल बाद हो रही इस मुलाकात में एक नई गर्माहट दिखाई दी। साथ ही भारत को खालिस्तानी आतंकवादी के मुद्दे कनाडा के बहाने घेरने की कोशिश करने वाले पश्चिमी देशों के लिए साफ संदेश भी था। जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हम 5 साल बाद औपचारिक बैठक कर रहे हैं। हमारा मानना है कि भारत चीन संबंध न केवल हमारे लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सीमा पर पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न मुद्दों पर बनी आम सहमति का स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता हमारे संबंधों का आधार बना रहना चाहिए। शी जिनपिंग ने भी अपनी टिप्पणी में बैठक के वैश्विक महत्व को रेखांकित किया और कहा, हमारे दोनों देशों के लोग और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारी बैठक पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। शी ने भारत और चीन को प्राचीन सभ्यताओं, प्रमुख विकासशील देशों और वैश्विक दक्षिण के महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में संबोधित किया और संबंधों को सही दिशा में ले जाना आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एक दूसरे के विकास के लिए अपने मतभेदों और असहमतियों को ठीक से संभालना महत्वपूर्ण है। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के वक्तव्यों को पश्चिम के लिए साफ संदेश के रूप में देखा जा रहा है। द हिंदू अखबार की पूर्व एडिटर मालिनी पार्थसारथी ने इसे हाल के वर्षों में वैश्विक संबंधों में सबसे मजबूत संदेश बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मोदी शी की महत्वपूर्ण बैठक में पश्चिमी देशों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि जो खालिस्तान आतंकवादी मुद्दे पर भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। यह आश्चर्यजनक था कि दोनों ने भारत चीन के बीच तनाव कम करने के वैश्विक महत्व पर जोर दिया। पार्थ सारथी ने आगे लिखा, चीन के राष्ट्रपति शी ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुद्रव्यता और लोकतंत्र के निर्माण की आवश्यकता को प्राथमिकता देने पर भारत की नई नीति पर जोर दिया। वास्तव में एक दिलचस्प वैश्विक गतिशीलता आकार ले रही है। रूस के पुतिन, चीन के शी और भारत के मोदी को सौहार्दपूर्ण तरीके से एक साथ आगे बढ़ते देखना एक उल्लेखनीय दृश्य है। हाल के वर्षों में वैश्विक संबंधों में सबसे मजबूत संदेश दिया गया है। आइए हम बात करें चीन की। दुनिया में बढ़ते परमाणु तनाव के बीच चीनी वैज्ञानिकों ने कथित तौर पर अपने संचार उपकरणों के लचीलापन का आकलन करने और इस तरह के किसी हमले की स्थिति का सामना करने की उनकी क्षमता निर्धारित करने के लिए एक प्रयोग किया है। अपने कम्युनिकेशन सिस्टम पर किए गए इस नकली परमाणु हमले को चीनी वैज्ञानिकों ने डूम्सडे तबाही का दिन नाम दिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार चीनी शोधकर्ताओं के डूम्सडे परीक्षण का मकसद मानक सैन्य विनिर्देशों से परे परमाणु हमले की स्थिति में महत्वपूर्ण संचार बनाए रखने की चीन की क्षमता सुनिश्चित करना था। इस खास तरह के परीक्षण का निरीक्षण करने के लिए चीन की वायुसेना उपकरण विभाग के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस परीक्षण की तारीख की जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में परियोजना में शामिल इंजीनियरों ने कहा कि परीक्षण के दौरान उपकरणों को वर्तमान सैन्य मानकों से कई अधिक आगे बढ़ाया गया है। चीनी परमाणु हथियारों के संबंध में नो फर्स्ट यूज नीति का हस्ताक्षर करता है। ऐसे में प्रयोग का उद्देश्य सिर्फ यह देखा था कि देश के पर परमाणु हमला होने की स्थिति में संचार प्रणाली कार्यात्मक बनी रहे, जिससे चीन की जवाबी सेना शुरुआती हमले से बच सके। चीन और अमेरिका में मानक सैन्य निर्देश कहते हैं कि किसी भी हेम्प प्रूफ उपकरण को 50 किलोवाट प्रति मीटर की विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आने के बाद काम करना चाहिए। इस प्रयोग में चीनी शोधकर्ताओं ने परमाणु विस्फोट से उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय पल्स का अनुकरण करने के लिए इस सीमा को 80 किलोवाट प्रति मीटर तक बढ़ा दिया। परीक्षण के परिणामों ने संकेत दिया कि उपकरण थोड़ी देर के बाद काम करने लगा, जिसमें डेटा लिंक संचार नेटवर्क बरकरार रहा। चीन का यह परीक्षण अंतर्राष्ट्रीय परमाणु चिंताओं के बढ़ने के बीच हुआ है। हाल के वर्षों में कई देश सक्रिय रूप से अपने परमाणु शस्त्रागार को बढ़ाने और उसका आधुनिकीकरण कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस साल जून में आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के सम्मेलन के दौरान कहा था कि परमाणु ब्लैकमेल फिर से उभर आया है, क्योंकि परमाणु हथियारों के उपयोग, परीक्षण और प्रसार को रोकने के लिए बनाई गई व्यवस्था कमजोर हो रही है। आइए हम बात करें श्रीलंका की। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में इजरायली और अमेरिकी यात्रियों के संभावित खतरे की सूचना के बाद लोकप्रिय पर्यटन स्थल अरुगम बे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बुधवार को अमेरिका और इजरायल ने सर्फिंग के लिए मशहूर इस इलाके में से तत्काल दूर चले जाने को कहा था। श्रीलंका में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि उसे अरुगम खाड़ी क्षेत्र में लोकप्रिय पर्यटन स्थलों को निशाना बनाकर किए जाने वाले संभावित आतंकवादी हमलों के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिली है। अमेरिका
की चेतावनी के बाद इसराइल ने भी अपने नागरिकों को इलाके से दूर जाने को कहा है। इसराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने अरुगम बेस समेत श्रीलंका के दक्षिणी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों के लिए अपनी यात्रा सलाह को उच्चतम स्तर लेवल 4 कर दिया है। इजरायली नागरिकों को इन इलाकों को तुरंत छोड़ने को अपील की गई है। श्रीलंका की स्थानीय मीडिया ने गुरुवार को बताया कि इजरायली नागरिकों के खिलाफ आतंकी धमकियों के सिलसिले में 2 श्रीलंकाई नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें भारत की अहम भूमिका रही है। संदिग्धों में एक इराक में रहता था और भारत से दी गई खुफिया जानकारी ने उनकी पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन गिरफ्तारियों के बाद श्रीलंका पुलिस ने अरुगम बे के आसपास सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। श्रीलंका पुलिस ने प्रवक्ता निहाल थलुदुवा ने बताया कि सूचना मिली थी कि इजरायलियों द्वारा संचालित चबाड़ हाउस नामक स्थान लक्ष्य हो सकता है। हमने सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। थलदुवा ने यहूदी पर्यटकों और अरुगम खाड़ी के मुस्लिम बहुल समुदाय के बीच हाल ही में हुए तनाव को स्वीकार किया। थलुदुवा ने कहा कि स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है, सड़क पर अवरोध लगा दिए गए हैं, वाहनों की जांच को सख्त कर दिया है। इसके अलावा श्रीलंका आने वाले पर्यटकों को सुरक्षा को लेकर भी व्यवस्था की गई है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों में भी चबाड़ हाउस को निशाना बनाया गया था, जहाँ 7 लोग मारे गए थे। चबाड़ हाउस यहूदियों का एक धार्मिक केंद्र होता है। रूढ़िवादी यहूदी चबाड़ आंदोलन के तहत इसे शुरू किया गया था। ये विभिन्न जगहों पर पाया जाता है जिसका संचालन यहूदी करते हैं। आइए हम बात करें तुर्की की। तुर्की ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। इसके लिए उसने आवेदन भी किया है, लेकिन कथित तौर पर भारत ने उसकी एंट्री रोक दी है। जनवरी के अखबार बिल्ड की रिपोर्ट में दावा किया गया है। रिपोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तुर्की की करीबी के कारण भारत ने उसकी एंट्री रोकी है। अभी तक ब्रिक्स का विस्तार सर्वसम्मति से होता रहा है, यानी अगर एक देश न चाहे तो कोई भी देश इसमें शामिल नहीं हो पाएगा। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। पिछले साल हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 4 नए सदस्यों को जोड़ा गया था। ब्रिक्स के 4 संस्थापक सदस्य ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन हैं। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। पहला ब्रिक्स समिट 2009 में हुआ। पहली बार इसका विस्तार 2010 में हुआ, तब दक्षिण अफ्रीका को इसमें जोड़ा गया था। यह ग्रुप पश्चिम के आर्थिक और राजनीतिक एकाधिकार को चुनौती देता है। 2023 के समिट में ब्रिक्स का विस्तार हुआ और ईरान, मिस्र, इथोपिया और यूएई को सदस्य बनाया गया। रूस के खजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 हुआ। इस सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि 30 देश ब्रिक्स का सदस्य बनना चाहते हैं। हालांकि भारतीय पीएम ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार में संस्थापक सदस्यों की राय का सम्मान हो। तुर्की पहला नाटो देश है जो ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा रखता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह कदम आर्थिक रूप से प्रेरित है और रणनीतिक स्वायत्तता की इच्छा के अनुरूप है। पुतिन के निमंत्रण पर एर्दोगन बुधवार को खजान में पहुंचे। यहाँ भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की उम्मीद थी, लेकिन ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। तुर्की ने पिछले महीने कहा था कि उसने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। बिल्ड ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि ब्रिक्स में तुर्की के प्रवेश को भारत ने रोक दिया है। कथित तौर पर इसकी वजह तुर्की की पाकिस्तान के साथ करीबी है, जो भारत का दुश्मन है। हालांकि भारत की ओर से इस तरह का कोई बयान नहीं आया है। ब्रिक्स में तुर्की के अलावा पाकिस्तान भी शामिल होना चाहता है। हालांकि पाकिस्तान मानता रहा कि भारत के साथ उसके संबंधों के कारण उसे एंट्री मिलना मुश्किल है। आइए बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 22 अक्टूबर को सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने बंग भवन राष्ट्रपति आवास पर धावा बोल दिया। इस हिंसक घटना के दौरान 30 लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ तथा 1972 के पुराने संविधान को खत्म करने की मांग कर रहे थे, जिससे देश में तनाव और बढ़ गया है। यह प्रदर्शन उस समय शुरू हुआ जब अगस्त में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को राजनीतिक संकट के चलते 16 साल के शासन को समाप्त कर भारत भागना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति शहाबुद्दीन को हटाने की मांगों के साथ व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राष्ट्रपति ने हाल में कहा था कि उनके पास शेख हसीना के इस्तीफे का कोई प्रमाण नहीं है, जिससे आम लोगों में आक्रोश भर गया। पिछले सप्ताह राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने मीडिया से बातचीत में दावा किया था कि 5 अगस्त को शेख हसीना के इस्तीफे का कोई सबूत उनके पास नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने कई बार राहत कोष के माध्यम से इस्तीफा हासिल करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। हालांकि 5 अगस्त को उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें हसीना का इस्तीफा प्राप्त हुआ है। इस विरोधाभास की वजह से विधि मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति ने झूठ बोला। यह उनके पद की शपथ का उल्लंघन है। मंगलवार शाम को जैसे ही प्रदर्शनकारी बंग भवन के पास जुटने लगे, पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बल का प्रयोग किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कम से कम 5 लोग घायल हुए, जिसमें 2 पत्रकार भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठियों का प्रयोग किया, लेकिन भीड़ ने आगे बढ़ना जारी रखा, जिससे हालात और भी बिगड़ गए। डेली रिपोर्ट के अनुसार एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के प्रमुख छात्र नेता हसनत अब्दुल्ला और सरजिस आलम मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांति से हटने का आग्रह किया, आश्वासन दिया कि विरोध शांतिपूर्ण ढंग से चलना चाहिए। छात्रों ने गुरुवार तक नए राष्ट्रपति का चुनाव कराने का राजनीतिक दलों से आग्रह किया। साथ ही ये चेतावनी दी अगर समय सीमा तक कोई समाधान नहीं निकला तो ये सड़कों पर उतरेंगे। छात्र नेताओं ने अपनी 5 सूत्री मांगों में बांग्लादेश के 1972 के संविधान को हटाने, राष्ट्रपति शहाबुद्दीन को बर्खास्त करने, संविधान में चुनावी सुधार लाने,
राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को पुनः स्थापित करने और नागरिक अधिकारों की रक्षा को शामिल किया है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.